हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपने देखा हमने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे चीज करा दिए। आज जो है से आपका क्लास का लास्ट दिन है और एग्जाम भी आप लोग के नज़दीक है ना। तो इस पे हम ज़्यादा बहसबाजी ना करके क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबे जाने वाले हैं, तो आप लोग एकाग्रता होकर के ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके इसी में से क्वेश्चन आपके आएंगे, यानी कहे तो इसमें आपके 170 तक क्वेश्चन है। 170 में आपके ये ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं सारे इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इसमें से 50% 100% आपके ये जो है से क्या करेगी, टकराएगी ही टकराएगी, है ना। तो जहां तक आपकी जो है से बायो में क्या करता है, क्वेश्चन दे दिया जाता है। जैसे कि अगर मान के चलिए 70 नंबर का अगर क्वेश्चन 70 नंबर अगर दे दिया तो 70 में आपको बनाना कितना है, 35 है। अब इसमें आपका टोटली क्वेश्चन कितना है, 170 है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जरूरत कितना है, 35 का ही है और आपको दिया जाता है कितना, 70। तो ये 170 में जितने होंगे ना सारे 70 में उपस्थित होंगे, है ना। तो इसलिए इस क्लास को आप लोग मिस ना करें, इस क्लास को आप लोग देखें, है ना। एकाग्रता होकर के पेन और कॉपी लेकर के ध्यान पूर्वक देखे, समझे, जो चीज इंपॉर्टेंट लगे, जो समझ में आए उसको अच्छी तरीके से रेट ले, है ना। सारे क्वेश्चन को देखना जरूरी है क्योंकि ये आपका आज का लास्ट है वीडियो है बायोलॉजी का 12th का। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाएंगे। चलिए तो हमारे साथ जुड़े रहें और इस क्वेश्चन का आनंद ले भरपूर और एंजॉय के साथ। चलिए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। कहता है बाबू कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है। नहीं, कहता है कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि द्विखंडन जो है वो आपका जो है, अब इसमें दिया गया है, क्या क्या दिया है ऑप्शन में, आपका अमीबा दे दिया है ना, अमीबा, पैरामीशियम और ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो द्विखंडन आपको किसमें, अलैंगिक जनन में पाया जाता है। द्विखंडन जो होता है वो अलैंगिक जनन की क्रियाएं होती है। तो ये भी आप देखिए तो अमीबा भी अलैंगिक जनन की जो है से विधि है ना, विधि है या प्रकार बोलिए या उदाहरण बोलिए, इस तरीके से समझ। पैरामीशियम भी आपका अलैंगिक जनन का है। तो इसमें से आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा होगा, ए और बी दोनों होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर राइट जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्या है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, जब संतति की उत्पत्ति एकल कोशिका से होती है, संतति की उत्पत्ति किससे, एकल जनक द्वारा होती है, एकल जनक द्वारा होती है, तब यह क्या कहलाता है, तब यह क्या कहलाता है ना। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए जब एकल संतति की उत्पत्ति अगर एकल जनक द्वारा अगर होती है तो स्वाभाविक है कि एक ही एकल जनक उत्पन्न हो रही है। इसका मतलब एक ही प्रकार की कोशिका उसमें क्या कर रही है, भाग ले रही है। और आप जानते हैं कि एक ही प्रकार की कोशिका किसमें होती है, तो लैंगिक की अलैंगिक की ए और बी दोनों, है ना। तो आपका क्या आ जाएगा, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में एक ही प्रकार की कोशिका क्या करती है, भाग लेती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, याद करने वाला है, ये सबको देखते रहिए क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, है ना। तो इसलिए जितने भी क्वेश्चन है आप सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दें, बातों पर समझे, है ना, सुने और समझने की कोशिश करें। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है बाबू कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, अदरक में कायिक प्रवर्धन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, ये क्वेश्चन कहता है। तो राइजोम, जड़, ट्यूबर, बल्ब। अदरक के बारे में हम आपको क्या करे थे, पढ़ाए थे, नहीं, अदरक के बारे में पढ़ाए थे आपको। जो जड़ तना जो है से कायिक प्रवर्धन एक प्रकार बताए थे कि अलैंगिक जनन में कायिक प्रवर्धन प्रकार भी है, तो कायिक प्रवर्धन ही पढ़ाए थे, उसमें अदरक का कहानी है। तो अदरक लिख दिया है, अदरक होना चाहिए, ठीक है। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो राइजोम, जड़, ट्यूबर, बल्ब किसके द्वारा होता है बाबू, तो राइजोम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा, ए आंसर जाएगा। किसके द्वारा होता है, राइजोम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन मुकुलन द्वारा जो है से जनन किसके, यानी मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होती है,
तो मुकुलन ईस्ट, पैरामीशियम, ईस्ट पैरामीशियम, पेनिसिलियम, इनमें से सभी। अब बताइए मुकुलन जो होता है वो किस में होता है? तो मुकुलन आपके ईस्ट में ही होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है। याद रखेंगे किस में होता है? ईस्ट में होता है। पढ़ाए हुए हैं ये सब चीज, सब्जेक्टिव के टाइप से पढ़ाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है क्या कि निम्न में से कौन आपका एक लिंगी है? एक लिंगी है। निम्न में से कौन आपका क्या है बाबू? एक लिंगी है। तो एक लिंगी कह रहा है, मतलब उसमें लिंग कितना होना चाहिए? एक ही, है ना? तो देखिए आपका ऑप्शन दे दिया है, कौन कौन दिया है? सरसों दिया है, गुड़हल दिया है, यानी गुड़हल मतलब अड़हुल जिसको बोलते हैं, गुड़हल मतलब जिसको अड़हुल बोलते हैं। तो सरसों हो गया, गुड़हल हो गया, पपीता हो गया, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इनमें से कह रहा है कोई नहीं। तो ये आपका जो है से पपीता आपका जो है से एक लिंगी है। पपीता जो है वो आपका क्या है? एक लिंगी है। यानी अड़हुल जो है से आपका एक लिंगी नहीं है, सरसों आपका एक लिंगी नहीं है ना? ये लेकिन पपीता आपका क्या है बाबू? एक लिंगी है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छठा नंबर का आता है क्या? छठा नंबर का आ रहा है बाबू कि निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच की अवधि है? अब बताइए, कहता है निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच की अवधि कहलाती है? अच्छा, जीवन काल के बारे में पढ़ाए थे कि जन्म से लेकर के मृत्यु काल तक की अवधि को हम जीवन अवधि कहते हैं या जीवन काल कहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या है? जीवन काल। काल के जगह पर अगर अवधि दे दे तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे अवधि भी पढ़ा जा सकता है। तो जीवन अवधि का ये है जीवन काल। तो मृत्यु से लेकर जन्म तक की उनकी जितने भी जीवन की काल होंगे उनके हम जीवन काल कहते हैं, है ना? चलिए, तो ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है बाबू क्या कि बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? इसमें आपके देखिए अरस्तु है, ग्रेगर मेंडल है, यानी चार्ल्स डार्विन है, और क्या है? बोवेरी है। कौन है? बोवेरी है ना? तो मेंडल यानी क्या कहता है कि अरस्तु यानी मेंडल तो आपका जानते हैं कि मटर के पौधे का जो है इन्होंने क्या किया था, दोनों को जैसे दोनों प्रजातियों को, एक बौना और छोटा वाले को जैसे इन दोनों के बीच क्रॉस करवाया गया था, है ना? अरस्तु, ग्रेगर मेंडल, चार्ल्स डार्विन, बोवेरी, ये सारे जो है से आपके बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन नहीं किए हैं। इनमें से कोई एक ही है और वो है आपके अरस्तु। अरस्तु ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन इन्होंने ही किए थे, है ना? बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन इन्होंने ही सबसे पहले किए थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है, देखिए जहां प्रॉब्लम होगा वहां आप जरूर पूछ सकते हैं, कमेंट के जरिए हमें पूछ सकते हैं, हम आपको जैसे इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन बताएंगे। देखिए थोड़ा टाइम इसलिए हम ज्यादा खींच रहे हैं क्योंकि टाइम कम है बाबू, इसमें वीडियो ज्यादा है, क्वेश्चन महामैराथन चल रहा है आपका, तो इसमें क्वेश्चन 170 क्वेश्चन हमको सॉल्व कराना है ना? तो 170 क्वेश्चन सॉल्व कराना है, तो इत्मीनान से रह करके आप लोग क्या करें, देखें ध्यान पूर्वक, है ना? क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कहता है निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? अच्छा, द्विगुणित अंडाणु, भ्रूणकोश, है ना? उसके बाद युग्मनज, इनमें से सभी, अंडाणु, भ्रूणकोश, इनमें से सभी। अच्छा एक बात बताइए, अंडाणु हो गया, भ्रूणकोश हो गया, युग्मनज हो गया, तो ये निम्न में से द्विगुणित कहता है। तो द्विगुणित किस में होता है? तो द्विगुणित जो है आपका सिर्फ और सिर्फ युग्मनज में होता है। किस में होता है? युग्मनज में होता है, द्विगुणित होता है। क्लियर है? चलिए 9वां क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या? 9th नंबर क्वेश्चन आपका कहा जाता है मनुष्य ने गुणसूत्र की संख्या, है ना? मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में जो है से आपके गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है या कितने हैं, ये भी बोल सकते हैं। देखिए यहां पर मनुष्य में पुरुष यानी मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, तो हम जानते हैं कि टोटली कितने होते हैं?
46 होते हैं। कितने होते हैं? 46 होते हैं। लेकिन अगर पेयर की बात करें तो 23 होते हैं, है ना। 23 जोड़े होते हैं। कितने? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। लेकिन यहां पे आपके ऑप्शन अलग है। ऑप्शन आपको इस तरीके से दिया जाएगा, तो आप कैसे कर सकते हैं? तो ये तो आपका दिक्कत हो जाएगा, है ना, कि कैसे हम बता सकते हैं। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा बाबू, कहीं कहीं ऑप्शन आपका इस तरीके से भी दे देगा, कहीं आपका जैसे कि ये ऑप्शन है 44 दे दिया, कहीं आपका 45 दे दिया, कहीं 46 दे दिया, कहीं 23 दे दिया। उस समय आप क्या कीजिएगा? 23 दिएगा तो कुल संख्या पूछेगा, गुणसूत्र की संख्या कितनी, कुल कहेगा तो 46 और गुणसूत्र की संख्या कितनी है तो 23, है ना। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है, तो यहां पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्यों? देखिए 44 तो है, प्लस में आपका दे दिया है एक्स और वाई, यहां पे दो गुणसूत्र क्या कर दिया है, अलग अलग में लिख दिया है ना। तो ये आपका ये जाएगा, ये डबल एक्स हो जाएगा, तो ये हिलिंग यानी स्त्रीलिंग का ही दिखाएगा। तो गुणसूत्र तो दोनों का होता है मनुष्य में, है ना। चलिए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा, आंसर राइट। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? निम्न में से कौन उभयलिंगी है? उभयलिंगी प्राणी आप जानते हैं, आप लोग क्या करते हैं, जानते हैं कि उभयलिंगी प्राणी कौन है। तो डी नंबर आपका आंसर जाएगा केचुआ। केचुआ आपका क्या है? उभयलिंगी है। अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है बाबू कि निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? द्विगुणित संरचना, है ना, जिनमें दो गुणों की संरचनाएं होती है, अंडाणु, भ्रूणपोष, युग्मनज, इनमें से सभी द्विगुणित संरचना। अभी हम थोड़ा देर में क्या किए हैं, क्वेश्चन आपको बताए हैं। अभी थोड़ा देर में क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, ये इस रिलेटिव वही क्वेश्चन था, वही रिपीट हो गया, है ना, युग्मनज हो गया। अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है क्या कि एनिमोफिली, एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो एनिमोफिली चिड़िया, चमगादड़, घोंगा, हवा, घोंगा और हवा। तो एनिमोफिली जो है से आपका होता है किसके कारण? हवा के कारण। एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है बाबू? तो ये होता है हवा के द्वारा, ये होता है हवा के द्वारा। ये हवा के द्वारा क्या करता है? फैलता है ना। चलिए, हवा के द्वारा होता है ये क्रियाएं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है क्या कि मादा जंतु किसके मध्य चक्र है? मादा जंतु, अच्छा मादा जंतु किसके मध्य चक्र है? कहता है किसमें, सॉरी किसमें मध्य चक्र होता है? मादा जंतु जिसमें मध्य चक्र होता है, किसमें? क्वेश्चन भी अजीब अजीब से टाइप कर देते हैं कभी कभी। किसमें? मादा जंतु जो है वो किसमें मध्य चक्र होता है? मध्य चक्र और ऋतुस्राव चक्र बताए थे। मध्य चक्र आपको और ऋतुस्राव चक्र बताया गया था, है ना। तो बताइए मध्य चक्र किसमें होता है, ऋतुस्राव चक्र में किसमें होता है? तो मध्य चक्र जो है, मध्य चक्र आपके जैसे जानवर हो गए ना, तो इन सब में मध्य चक्र होता है। और ऋतुस्राव चक्र, ऋतुस्राव चक्र जो है से ऋतुस्राव चक्र यानी ऋतु चक्र का है, ऋतुस्राव चक्र आपके मनुष्य में उपस्थित होता है। मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी, ये जो है से इस सब में होता है। तो बताइए इसमें मध्य चक्र आपका पूछ रहा है, तो मध्य चक्र किस में होता है बाबू? गाय में होता है। किस में होता है? गाय में होता है। ए और बी आपका ऑप्शन जाएगा, तो ये ऋतुस्राव चक्र का आ जाएगा, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है बाबू कि क्लोरेला यानी क्लोरेला निम्न में से क्या है? अच्छा, क्लोरेला निम्न में से क्या है? क्लोरेला के बारे में आप जानते हैं, क्लोरेला आपके बारे में यानी पूछा जाता है कि ये क्या है। तो क्लोरेला जो है आपका सवाल, जीवाणु, प्रोटोजोआ, एकल कोशिका प्रोटीन, एकल कोशिका प्रोटीन। क्लोरेला जो है से एक शैवाल है, एक प्रकार की क्या है? शैवाल है, एक प्रकार की शैवाल है जो एकल जनक द्वारा क्या होती है? उत्पन्न होती है। एकल जनक द्वारा क्या होती है? ये उत्पन्न होती है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है बाबू क्या कि ईस्ट जो है, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो ईस्ट में आपके प्रजनन जो है मुख्यतः मुकुलन, विखंडीकरण, यानी
प्रागन होगा, प्रागन होगा, ठीक है, प्रागन। और इसमें कहता है कि सभी के द्वारा, किसके द्वारा, सभी के द्वारा कर रहा है। तो इष्ट में प्रजनन मुख्यतः आपके इष्ट में जो है से मुकुलन होता है ना। कभी क्वेश्चन आपको उल्टा पुल्टा पूछ देता है, मुकुलन किसके माध्यम से होता है, तो इष्ट के माध्यम से होता है। तो वही कह रहा है इष्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है, तो मुकुलन के माध्यम से होता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है बाबू कि जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है। जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते तब क्या कहलाता है, वियुक्तांडपी। और उसके बाद जो है से दूसरा ऑप्शन कहता है क्या, दूसरा ऑप्शन युक्तांडपी, एकांडपी, जैसे बहुअंडपी। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा बाबू, बी जाएगा। ये क्या जाएगा, बी, क्वेश्चन बी नंबर जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है क्या, प्रागभित्ति होती है। अच्छा, प्रागभित्ति किस में होती है, प्रागभित्ति आपके कहते हैं एकल में, एकल स्तरीय, दूसरे द्वितीय स्तरीय, त्रिस्तरीय, और चौथा कहता है क्या, बहुस्तरीय। तो प्रागभित्ति जो होती है वो आपके बहुस्तरीय में होती है। किस में होती है, प्रागभित्ति आपके बहुस्तरीय में होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है क्या बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जाता है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है, तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु धानी, है ना, गुरु बीजाणु धानी, चला यानी जो है उसके बाद क्या कहता है, चलाज जा, उसके बाद कहता है गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु, क्या कहता है, लघु बीजाणु, है ना। तो आपका गुरु बीजाणु जो है मातृ कोशिका जो है वो गुरु बीजाणु नामक से ही क्या होता है, बनता है ना। अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है बाबू क्या, कि निम्नलिखित में से किसमें पुमंगों का निर्माण होता है, पुमंगों का निर्माण होता है, पुमंगों का निर्माण। तो पुमंगों का निर्माण पुंकेश्वर, प्रागकोश, वर्तिका, है ना। तो कहता है कि तो निम्नलिखित में से जो पुमंगों का निर्माण होता है ना वो प्राग के कारण होता है। किसके कारण होता है बाबू, प्राग के कारण होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलकुंभी में परागन होता है। अच्छा, जलकुंभी, जल में रहने वाले पौधे एक होते हैं जिनका नाम है जलकुंभी। जल में रहने वाले पौधे कमल भी होते हैं, है ना। जल में रहने वाले जैसे शैवाल भी जल में ही उपस्थित होते हैं, है ना। तो देखिए आपके जो है जलकुंभी में क्या कहता है, परागन होता है। किसके माध्यम से, कैसे होता है परागन, कैसे होता है, तो जल के माध्यम से या कीट के माध्यम से या हवा के माध्यम से। ऑप्शन नंबर डी में कहता है या तो बी और सी दोनों में, बी और सी दोनों में। तो इसमें कीट और हवा दोनों का रहा है। तो देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलकुंभी में परागन की क्रियाएं होती है। तो देखिए जल में तो रहबे करती है, जैसे कि मछलियां हैं तो मछलियां अपनी सांस लेते हैं ना, जल किसके माध्यम से लेती है श्वास, तो किसके माध्यम से लेती है, गलफ्रा के मदद से जो है वो क्या करती है, सांस लेती है ना। तो उसी तरीके से इसमें जलकुंभी में जो परागन की क्रियाएं होती है ना, तो उसमें रहने वाले जल में रहने वाले जल में रहने वाले कीट मकोड़े जो होते हैं और ऊपर से वायु, इन दोनों के माध्यम से जो है क्या करते हैं, परागन की क्रियाएं होती है। जलकुंभी में इन दोनों के माध्यम से परागन की क्रियाएं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा, डी जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा बाबू, डी। अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है। अच्छा, किसका पुष्पासन खाया जाता है। पुष्पासन खाने का मतलब है पुष्प का भाग, यानी पुष्प का भाग खा सकते हैं, है ना। तो शरीफा हो गया आपका, क्या हो गया, शरीफा, सेब, नारंगी, इनमें से सभी। अब बताइए इनमें से सभी कह रहा है ना,
तो शरीफा का पुष्पासन, यानी ये भी जो है से पुष्प ही है, तो शरीफा आपका पुष्प हो गया, सेब भी इसका पुष्प है, नारंगी भी आपका इसका पुष्प है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। पुष्पासन भाग खाया जाता है, सभी इसका भाग खाया जाता है, तो इसमें से सभी आंसर आ जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं ये, है ना, तो इस पे ज्यादा ध्यान देंगे। ऐसे तो इंपोर्टेंट आपके 170 है, अब इसमें से डेफिनेटली हम बोल देंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, उतना ही क्वेश्चन याद कीजिएगा, है ना। अब फिर बाद में अगर मान के चलिए, वो तो आएगा ही आएगा, 100% है। अगर हम आपको 50 क्वेश्चन बता देंगे बाबू, तो उसमें से जरूर आपका 40 से 45 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। 50 में 40 से 45 100% हम बता रहे हैं कि आएगा ही आएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि हम इतना ही क्वेश्चन अगर करा दे तो आप लोग विशेष ध्यान नहीं दीजिएगा, है ना। तो इसलिए आपको इतना क्वेश्चन इंपोर्टेंट दे रहे हैं, ताकि इसमें से आपका क्वेश्चन जो भी रहेगा वो आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा, है ना। इसके लिए दिक्कत न ले। अच्छा सॉरी, एक मिस प्रिंट हो गया जी। इसका ये जो है ना आपका, ये इसका मिस प्रिंट हो गया, अभी ध्यान पे आ गया कि आपको इसमें पूछ रहा है निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पुष्पासन, मतलब कि देखिए ना, आप कोई भी चीज अगर खाते हैं, अबे मिटो यार, नहीं मिट रहा, मिस प्रिंट हो गया, इसके लिए सॉरी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है। अच्छा, पुष्प वाले भाग खाया जाता है, यानी जिसका पुष्प हो। देखिए शरीफा अगर जैसे ही होता है, तो शरीफा का ऊपर वाला भाग हम क्या कर देते, देखिए उसका पूरा भाग खाना है, छील करके नहीं खाना है, उसका पूरा। शरीफा वाले के ऊपर वाले भाग छील देते हैं। नारंगी का भी ऊपर वाला भाग क्या कर देते हैं, छील देते हैं। लेकिन सेब का पूरा भाग हम क्या करते हैं, खाते हैं। सेब का पूरा भाग हम क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं ना। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मिस प्रिंट हो गया, हम कह रहे गलत नहीं पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, मिस प्रिंट हो गया इसके लिए। चलिए हम अपने आते हैं क्वेश्चन पे, वायु परागन किसके यानी किसमें नहीं होता है। तो वायु परागन आपका घास, मक्का, गेहूं और सेल्विया। वायु परागन देखिए, घास में भी वायु परागन होता है, घास में आपके वायु परागन होता है, मक्का में आपके होते हैं, गेहूं में होते हैं, शैलविया में नहीं होता। शैलविया में आपका वायु परागन नहीं होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है क्या, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम जैसे होते हैं। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम क्या किया जाते हैं, होते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं या होते हैं, है ना, पाए जाते हैं या होते हैं। तो आप लोग बताएं, n है, 2n है, n है और कितने हैं, 2n है, 3n है, a एवं c। तो भ्रूणपोष में 2n पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं बाबू, कितने, 2n पाए जाते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कहता है 24वां नंबर। 24वां नंबर आपका क्वेश्चन कहा जाता है, नारियल के मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है ना, क्या होती है, क्या होती है। कड़ी होती है, रेशेदार होती है, गुद्देदार होती है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो नारियल के मध्य जैसे फल भित्ति वाले जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं। देखिए ना, एक नारियल ले लीजिए, नारियल ले लीजिए, उस नारियल को आप फाड़िए। आप क्या कीजिएगा, ऊपर वाले भाग को हटाइएगा, तो ऊपर वाले भाग रेशेदार होते हैं, उसके मध्य भाग भी रेशेदार होते हैं, उसके निचले भाग वाले जो होते हैं वो खाने योग्य होते हैं, है ना। तो देखिए आपके जो है से गुद्देदार जो होती है, वो कड़ी भाग जो है से आपके तीसरे भाग जो है से मध्य के बाद जो भाग आते हैं वो करीदार होते हैं, उसके बाद गुद्देदार भाग आते हैं जो हम खाते हैं। तो आपके मध्य फल भित्ति की कहता है, तो वो आपका रेशेदार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रेशेदार हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कहता है क्या बाबू, कि वीर्य जो है, वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है।
वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? ये क्वेश्चन आप लोग को बताया गया था नहीं? तो वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? तरल नाइट्रोजन में, रेफ्रिजरेटर में, बर्फ में, इनमें से सभी, है ना? तो वीर्य को हिमीकृत करने के लिए तरल नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, तरल नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए जाएगा। तरल नाइट्रोजन में हिमीकृत किया जाता है इसको, है ना? अगला क्वेश्चन आपका कहा जाता है मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका गतिशील होता है? कौन सी कोशिका गतिशील होता है? तो मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका गतिशील होती है? अच्छा, गतिशील आपके कहते हैं मनुष्य की जो भी जितने हैं ना शरीर के, सभी शरीर में कोशिकाएं हैं कि नहीं है? और सभी कोशिकाएं, सभी शरीर के अंग के अलग अलग क्या होती है? कोशिकाएं होती है, क्योंकि इनमें कोशिकाओं की संख्या अनगिनत होती है, नहीं जी? तो इसमें कहता है कि आपके कि कौन सी कोशिका सबसे ज्यादा गतिशील होता है? तो कहता है आपका तंत्रिका कोशिका। कौन सा कहता है? तंत्रिका कोशिका, त्वचीय कोशिका, अंड कोशिका, शुक्राणु कोशिका। तो इसमें जो आपके आंसर जो आ जाएंगे वो आपके जाएंगे शुक्राणु कोशिका। ये सबसे ज्यादा गतिशील होती है। ये क्या होती है? सबसे ज्यादा गतिशील होती है ना? तब ये नहीं, इसी के माध्यम से जो है बड़ा सा मनुष्य यानी एक मनुष्य का जो है क्या होता है? निर्माण यानी जन्म होता है ना? तो शुक्राणु कोशिका सबसे ज्यादा क्या होती है? गतिशील होती है। ये याद रखने की कोशिश करेंगे, है ना? अगला आपका कहता है 27 नंबर। 27 नंबर क्या कहता है बाबू? 27 नंबर आपका ये कह रहा है कि ग्राफियन पुटक कहां पाया जाता है? ग्राफियन पुटक कहां पाया जाता है? तो ग्राफियन पुटक जो है से आपका मानव विरसन में, मानव अंडाशय में, मानव यकृत में, मेढक के अंडाशय में। तो ग्राफियन जो है से आपका मानव अंडाशय में पाया जाता है। ग्राफियन पुटक जो है से आपका मानव के अंडाशय भाग में क्या किया जाता है? पाया जाता है। विरसन में नहीं पाया जाता है, अंडाणु वाले भाग में। और अंडाणु का संबंधित किससे है बाबू? स्त्री से, है ना? स्त्री से। तो यहां इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि स्त्रियों में पाया जाता है। ग्राफियन पुटक किस में पाया जाता है? तो स्त्रियों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? तो स्त्री के मां यानी अंडाशय भाग में पाया जाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है बाबू के अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न अंडों की संख्या कितनी होती है? ये हम बताए थे आपको, है ना? उत्पन्न अंडों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है कितनी होती है? तो एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न अंडों की संख्या 400 होती है। 400 अंडे जो है क्या कर सकती है? दे सकती, उत्पन्न कर सकती है एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में। यानी उनके पूरे जीवन काल जो होती है ना 50 तक तो उनकी रहती है ना? तो अंडाणु का निर्माण यानी जो है पूरे जो है या किसी भी प्रक्रिया जो है उनके अंदर जो है 50 तक होती है, उसके बाद जो है क्या होती है? खत्म हो जाती है। तो इस 50 वर्ष की एज तक में 400 अंडाणु क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। क्लियर है? 28 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? ये बताने वाली चीज है। आप लोग खुद आंसर बता सकते हैं इसको, क्योंकि हम बार बार इसी चीज को हम बना रहे हैं। मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका ऋतुस्राव चक्र किस में जाएगा? इनमें से सभी जाएगा, डी नंबर, है ना? अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है बाबू कि परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष एक यानी परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? परिपक्व शुक्राणु के जो है परिपक्व शुक्राणु के आपके शीर्ष पर एक टोपीनुमा शुक्राणु पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे एक्रोसोम कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है बाबू? एक्रोसोम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए जाएगा, एक्रोसोम कहा जाता है। क्लियर है?
चलिए अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है क्या, अगला नंबर क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन है ना। 31वां नंबर क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है। तो शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है, तो एक्रोसोम, शुक्राणु का संचलन किसके द्वारा होता है ना। एक्रोसोम, मेरा प्रॉब्लम होता है यार। एक्रोसोम, शुक्राणु का संचलन आपसे पूछा जा रहा है। एक्रोसोम, मध्य भाग, शीर्ष और पूंछ। तो शुक्राणु का संचलन जो है ना, संचलन वो पूंछ के माध्यम के द्वारा होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है बाबू, अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से आपका जो है क्या है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है। अंडजननी, प्राथमिक अंडक, द्वितीयक अंडक, युग्मनज। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो होगा वो आंसर होगा द्वितीयक अंडक होगा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है। तो द्वितीयक अंडक जो है वह एक क्या है, अगुणित है। वह एक क्या है, अगुणित है, अगुणित है। अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है बाबू, निम्नलिखित में से कौन अपरा से होकर के नहीं गुजर सकता है। अपरा से होकर के नहीं गुजर सकता है। एल्कोहल, वसा, उसके बाद जो है से आपका वसा अम्ल, लोह, मात्र प्रतिरक्षी। तो निम्नलिखित में से कौन अपरा से होकर नहीं गुजरती है। तो लोह से अपरा नहीं गुजरती है। लोह से आपकी अपरा जो है से नहीं गुजरती है। बात समझे कि नहीं समझे बुआ। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है क्या, 34वां नंबर है ना। 34वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मनुष्य में शुक्राणुओं की क्षमता कहां विकसित होती है। तो मनुष्य में शुक्राणुओं की क्षमता जो होती है वो विकसित होती है कहां, विरसन में, योनि में, शुक्रवाहिका में, सी जनन मार्ग में। सी जनन, तो मनुष्य में शुक्राणुओं की क्षमता कहां विकसित होती है। तो सी जनन मार्ग में होती है ना। सी जनन मार्ग में होती है। अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है 35वां नंबर क्वेश्चन कि किस जनन परत से रक्त परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। किस जनन परत से, है ना। तो किस आपके जनन परत से रक्त का परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। तो यानी किसके से, एक्टोडम से, उसके बाद आपका मिजोडम, एंडोडम, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा, बी जाएगा। मिजोडम से, किससे, मिजोडम से। अगला क्वेश्चन 36वां नंबर आपका कहता है क्या, 36वां नंबर, निम्न में से कौन अगुणित संरचना है। तो अगुणित संरचना कह रहा है। तो आप जानते हैं अगुणित संरचना, तो युग्मनज हो गया, अंडाणु हो गया, युग्मक हो गया। तो युग्मनज ए, बी और सी दोनों कह रहा है ऑप्शन में। क्या कह रहा है, बी और सी, मतलब क्या, अंडाणु होगा और युग्मक हो गया, है ना। ये तो युग्मनज जो है से आपका गुणित है, द्विगुणित है। तो द्विगुणित है आपका, तो इसमें आपका अगुणित पूछा जा रहा है। तो अगुणित आपका कौन सा हो जाएगा, अंडाणु हो जाएगा, युग्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी जाएगा, है ना। 37वां नंबर जो आपका है वो 37वां नंबर कहता क्या, निम्नलिखित में से कौन अपरा से होकर नहीं गुजर सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या किया गया है, बताया गया है। अगला क्वेश्चन आपका वही क्वेश्चन था, इसलिए जो है हमने क्या कर दिया, उसको हटा दिया, है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है क्या बाबू, कि कॉपर टी किससे बचाव का कार्य करती है। कॉपर टी जो लगाया जाता है वो किससे बचाव के लिए किया जाता है। तो देखिए कॉपर टी जैसे आपका अंडोत्सर्ग,
अंडे की परिपक्वता, निषेचन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कॉपर टी आपको जो बचाया जाता है, कॉपर टी कब लगाया जाता है? जब नर और मादा निषेचन की क्रियाएं करती है, तो उस समय उस नर या मादा के जैसे किसी प्रकार का हानि या किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, शरीर पे डिफेक्ट ना हो, इसके लिए कॉपर टी लगाया जाता है। और ये कब लगाया जाता है? निषेचन के समय लगाया जाता है। जब निषेचन करते हैं उस समय कॉपर टी लगाते हैं, है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा, ये समझ गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन 39वां नंबर आपका 39वां नंबर क्वेश्चन कहता है जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? अच्छा, जनसंख्या जब अधिक होगा तो क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ेगा, बढ़ेगा ना जी, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बेरोजगारी बढ़ेगा। बेरोजगारी कैसे बढ़ेगा बाबू? क्योंकि आपके संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेंगे, नौकरी चाकरी नहीं मिलेंगे, है ना, जितने भी है जरूरत की सामान आपको नहीं मिल पाएंगे, तो ये सारी चीज जो है से प्रॉब्लम होगी। तो बेरोजगारी तो इसी कंडीशन से बढ़ती है, जब उसको सारे सुविधाएं नहीं मिलेंगे तो बेरोजगार होंगे ना। तब लोग कोसेंगे कि सरकार हमारे साथ ये प्रॉब्लम कर रहा है, वो कर रहा है। सरकार को कोसने से पहले आप लोग क्या करें? जनसंख्या पर नियंत्रण करें, है ना। हम दो और हमारे दो का नियंत्रण आप लोग पढ़ें और ये चीज को जाने कि हम दो हैं और हमारे दो होने चाहिए, तभी जो है से आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी आपका पॉसिबल हो सकता है और बेरोजगारी आपसे क्या हो सकती है? दूर हो सकती है ना। तो जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? आय में कमी आती है, जमीन में कमी आती है, खनिज पदार्थ की कमी आती है। ऑप्शन नंबर डी का था इनमें से सभी। तो आपको तो लग रहा है, देखिए सही बात है, जनसंख्या अगर बढ़ेगा तो आय में कमी आएगा। अगर बात करें हम, अगर एक कंपनी में है ना, कंपनी है, उस कंपनी में 10 मेंबर काम कर रहा है। कितने मेंबर? 10 मेंबर काम कर रहे हैं। उस 10 मेंबर को जरूरत है, काम कर रहे हैं, तो इन काम ज्यादा है, फिर भी इस 10 मेंबर से काम ले रहे हैं, तो इनकी जो सैलरी देंगे वो आपके मान कर चलिए सपोज डेट 25 से 30, 40, 35 इसी के अप्रोक्स में देंगे, है ना। अब क्या कर रहा है, उसी कंपनी में अब 10 मेंबर से हो गया कितना मेंबर? 30 मेंबर हो गया। कितने मेंबर होंगे? 30 मेंबर। जनसंख्या के कारण कितने मेंबर आ गए उसी कंपनी में? 30 मेंबर। तो स्वाभाविक बात है कि जो 10 मेंबर को जो सैलरी दिया जाता था वो सैलरी उनका कट करेंगे या उनके काम में कमी खोजेंगे, इनसे कोई है। और इस 30 मेंबर को जो बहाली करेंगे वो तो या तो 10,000 पे 10 से 15 के अप्रोक्स में बहाली करेंगे, 10 से 15 के अप्रोक्स में बहाली करेंगे, तो इनका भी सैलरी घटेगा और इनका तो सैलरी कम में हो रहा है, तो आय में कमी आ गया। उसके बाद जमीन में कमी कैसे आएगा? अगर हमारे परिवार में दो व्यक्ति है ना, दो व्यक्ति हमारे परिवार में मान लेते हैं, तो उस समय हमें लालन पालन या हमें पोषण की आवश्यकता जो होती थी वो 5 कट्ठा में हम अपना गुजारा कर लेते थे। कट्ठा में हम गुजारा कर लेते थे, नहीं 5 कट्ठा में हम अपना गुजारा कर लेते थे। अब वही उसी में फैमिली में, हमारे ही फैमिली में 2 व्यक्ति की जगह पर यहां पे 10 व्यक्ति हो गए। कितने व्यक्ति हो गए? 10 व्यक्ति। और जमीन हमारे पास इतना ही है बाबू, है ना। क्योंकि देखिए क्षेत्रफल तो निश्चित होता है, अगर हम खरीद भी लेते हैं सपोज दैट, तो हम अपना के लिए जरूरत के लिए पूरा किए तो फिर सामने वाले को दिक्कत हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हम जो है सारे चीज कर सकते हैं, लेकिन हमारा जमीन जितना है उतना ही नहीं रहेगा जी, घर जितना है उतना ही, बंटवारा जितना मिलेगा उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा तो बढ़ नहीं सकता है। तो यही चीज है, तो जमीन में भी आपकी कमी आएगी, क्लियर है। तीसरा खनिज पदार्थ की कमी, खनिज पदार्थ जो पर्याप्त मात्रा में हम जो चीज उपयोग करते थे अब वो भी कम हो रहा है। देखते हो किसी भी चीज का सामान का महंगाई हो जाता है। महंगाई किसके कारण होता है? तो महंगाई जब उस चीज की मांग ज्यादा होने लगती है तो उसकी महंगाई बढ़ जाती है। नहीं, पहले लोग क्या करते थे, देखते होइएगा कि कोई भी चीज की जो है संसाधन को पर्याप्त मात्रा में भरपूर आनंद, पहले लोग किसान भी जो है खाद नहीं डालते थे, मजबूरन किसान को खाद डालने पर मजबूर किया जाता है ना। क्यों? ये बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, क्योंकि किसान भी जो है लाचार हैं।
अगर वो पूर्ति नहीं करेंगे तो फिर सारे व्यक्ति कहां जाएंगे, है ना। चलिए, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा, समझ गए। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है बाबू, कॉपर टी का कार्य क्या है। कॉपर टी का कार्य पूछा जा रहा है, नहीं तो कॉपर टी का कार्य पूछा जा रहा है कि क्या है। तो ध्यान से देखिए, पहला कहता है क्या, युग्मनज निर्माण को रोकना। युग्मनज निर्माण को क्या करना, रोकना, है ना। युग्मनज निर्माण को क्या करना, रोकना। गर्भधारण को रोकता है, निषेचन को रोकना, उत्परिवर्तन को जांचना। उत्परिवर्तन को क्या करना, जांचना। तो कॉपर टी का कार्य के जो होता है, अभी थोड़ा देर में बताया कि निषेचन को रोकना, निषेचन की क्रिया को क्या करना, रोकना। कौन है, हेलो, हाँ अच्छा ठीक है, हम थोड़ा देर में कर रहे हैं, थोड़ा देर में कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है क्या, कि एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने, है ना, प्रवेश कराने की विधि क्या कहलाता है। एक शुक्राणु को सीधा जैसे अंडाणु में प्रवेश करवाने की विधि क्या कहलाती है। तो शुक्राणु को सीधे क्या कराता है, अंडाणु में प्रवेश करता है, अंडाणु में प्रवेश करता है। तो ईटी, आईसीएसआई, जीआईएफटी, जेडआईएफटी, तो आईसीएसआई के माध्यम से एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु में क्या करता है, प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है बाबू क्या, निम्न में से कौन यौन संचरित रोग है। कौन यौन संचरित रोग है। तो यौन द्वारा होने वाले संचरित रोग कौन से हैं, यौन के माध्यम से जो होता है वो टाइफाइड हो गया, हैजा, मलेरिया और सिफिलिस। तो आपके यौन संचरित रोग जो आपको पूछा जा रहा है, तो इसमें देखिए ना, टाइफाइड अलग हो गया, हैजा, मलेरिया, ये सब जो है यौन से संबंधित नहीं है, लेकिन सिफिलिस जो है आपका यौन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा, डी जाएगा। कहीं एड्स दिया जाएगा, है ना, इस तरीके का भी दिया जाता है तो वो आंसर हो जाएगा। अगला, मेंडल ने प्रतिपादित किया था, मेंडल का चर्चा हम किए थे शुरू में, नहीं, मेंडल ने प्रतिपादित किया था क्या चीज का जी, मेंडल ने सहलगता के नियम, दूसरा कहता है 100% ऊर्जा के नियम, आनुवांशिकता के नियम, इनमें से कोई नहीं। तो मेंडल ने आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किया था। इन्होंने ये चीज दिखाए थे कि अगर एक नर और एक मादा का अगर जो है मान के चलिए आपस में अगर इनकी निषेचन करवाया जाए और इनसे जो उत्पन्न जो संतान होती है उनकी जो है गुण किस तरीके का होता है, नहीं होता है, ये चीज जो है मेंडल ने किया था। तो इन्होंने सर्वप्रथम जो है दो मटर के पौधे, एक जैसे बौना, दो मटर के पौधे बौना और लंबा मटर के पौधे के साथ जो है किया गया था, ताकि एक लंबे व्यक्ति एक बौने व्यक्ति को साथ अगर जीवन गुजारा होता है ना, और दोनों के बीच अगर निषेचन यानी बौने मान लीजिए स्त्री या पुरुषी मान लीजिए और लंबे एक व्यक्ति, दोनों के साथ जो है अगर शादी विवाह हो गया दोनों को, तो उनका संतान किस तरीके का होगा, या बौना होगा या मान के चलिए लंबा होगा या बीच का होगा, कैसा होगा, इसी चीज को जो है वो तय कर रहे थे कि आखिर कैसा गुण होगा। तो ये आनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किए थे। क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है बाबू कि आनुवांशिकी के जैसे जनक, आनुवांशिकी के जनक है कौन है आपका, आनुवांशिकी के जनक कौन है। तो आपके आनुवांशिकी के जनक कहता है यहुंगरोक डी व्रीज, है ना। उसके बाद आपका कहता है मॉर्गन, मेंडल, डार्विन। अभी बताए ना आनुवांशिक से संबंधित किसको कहा जाता है, तो मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ही इसका नाम धर दिया था, नहीं जी। इनका कहानी बहुत विचारणीय था, बेचारा मरने के बाद इनका जो है सारा चीज प्रतिपादन हुआ था, है ना। जिंदा में तो इनका नाम नहीं हुआ, लेकिन मरने के बाद नाम चला। जिंदा में तो बहुत स्ट्रगल किए। चलिए, लेकिन हताश नहीं हुए, ये शोक से मरे थे,
इतना मेहनत करने के बाद अगर किसी को पागल या किसी को कुछ कह दे तो दिक्कत हो ही सकता है ना, इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ था। अगला कहते हैं मेंडल ने चयन किया था चना का, पाइनस का, टमाटर का, गार्डन मटर का। तो किसका किया था? गार्डन मटर का किया था, है ना। ऑप्शन नंबर डी जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है बाबू क्या? मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। मात्रात्मक लक्षण किससे होता है? किससे? बालों के रंग से, त्वचा के रंग से, नाक का आकार से, आंखों के रंग से। तो मात्रात्मक लक्षण किसमें होता है? तो त्वचा के रंग से होता है ना। मात्रात्मक कितनी मात्रा में, किस तरीके का है ना, ये बताया जाता है ना। गोरा है, काला है, ये सारा चीज ऐसे त्वचा के रंग पे ही बताया जाता है। क्लियर है? उनका शरीर का भी कैसा है, डिफेक्टिव है, सही है। चलिए अगला कहता है इनमें से कौन आपके रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? सार्वभौमिक क्या है? रक्तदाता है। तो आपके जो ऐसे जैसे कि बी हो गया, ए हो गया, ए बी हो गया, ओ हो गया, इनमें से कौन रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? सार्वभौमिक, आप जानते हैं ना सार्वभौमिक, जो सबको दे सकता है, जो सबको दे सकता है, लेकिन वो अगर लेगा तो सिर्फ उसके जैसा ही होना चाहिए तभी ले सकता है। तो सार्वभौमिक आपका ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, जो ये ओ वाले जो है आपको सबको देगा। ओ वाले क्या करेगा? सबको देगा, लेकिन ओ वाले को सिर्फ ओ वाले का ही जरूरत पड़ता है ना, बाद बाकी किसी को नहीं पड़ता है। बात समझे कि बाद बाकी सभी एकल है, सभी एकल है, जो जैसा होगा उसी को देगा। अगर बी होगा तो बी वाले होगा तो बी को आदान प्रदान कर सकता है, ए वाला ए के ही आदान प्रदान कर सकता है ना। लेकिन ओ वाला जो है आपका ये सबको देगा, लेकिन लेगा सिर्फ ओ वाला से ही, सबसे नहीं लेगा, पॉसिबल ही नहीं है इसके अंदर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है बाबू 48 नंबर द्विसंकर क्रॉस में और जैसे लक्षणी फेनोटाइपिक अनुपात होता है। कितना होता है बाबू? 3:1। कितना? 3:1 होता है ना। उसके बाद 1:2:1 या 9:7, 9:3:3:1। तो ऑप्शन जाएगा द्विसंकर क्रॉस में आपका अभिलक्षणिक जो होता है वो 9:3:3:1 के अनुपात में होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है बाबू विनियम किस अवस्था की विशेषता है? किस अवस्था की क्या है? विशेषता है ना। तो विनियम जो है से आपका लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डाइकाइनेरिस, है ना। डाइकाइनेरिस जो है से नेसिस में जो है आपका अलग कंडीशन होता है ना। लेकिन आपका पैकेटीन में जो है विनियम की अवस्था की विशेषता पाई जाती है ना। अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है क्या कि वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो मेंडल किसने किया था बउआ? मेंडल, सटन एवं जो है से आपका बोवेरी, मार्गन और हैकिंग। तो वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत जो है सटन एवं बोवेरी ने दिया था। किसने दिया था? सटन एवं बोवेरी ने दिया था। अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन जो मनुष्य में सहगलता समूहों की संख्या कितनी है? तो मनुष्य में सहगलता समूहों की संख्या जो होती है 46। कितने होती है बाबू? 46 आपके हो गए, 22 हो गए, 92 हो गए, 23। तो मनुष्य में सहगलता समूहों में पूछा जा रहा था 23, कुल पूछा जाता तो 46। तो ऑप्शन नंबर यहां जाएगा 23। समूह में पूछा जा रहा है, जोड़ा समझिए, है ना। अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है बाबू कि निम्न में से कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है? गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है। कौन सा जो है वो आपको गुणसूत्रों की मूल संख्या को क्या करता है? दर्शाता है।
तो n, n आपको जो है से गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है, n से दर्शाया जाता है, n से दर्शाया जाता है। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन कहता है ट्राइसोमी, ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि के हो जाते हैं, बच्चे मंद बुद्धि के हो जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो बच्चे मंद बुद्धि के जो हो जाता है उसे जो है से आपका जो होता है वो डाउन सिंड्रोम, जो कहता है कि ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि के हो जाते हैं, उसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं, सिंड्रोम, है ना। अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है बाबू कि विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या है? विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या होता है? अच्छा, विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या होता है? समसूत्री विभाजन, किसका? समसूत्री विभाजन, या उत्परिवर्तन, या आपका अर्धसूत्री विभाजन, या आपका निषेचन। तो विभिन्नता का जो होता है वो उत्परिवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? उत्परिवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन आपका कहता है टर्नस, टर्नस सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? टर्नस सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो टर्नस सिंड्रोम में आपके जैसे 45, 46, 45, 46, 47 इनमें से कोई नहीं, तो 45 होते हैं। कितने होते हैं? 45। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वें गुणसूत्र, 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी, ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है? 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी जो है से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है? तो आनुवंशिक बीमारी जो होती है वो आपके बताया जा रहा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, दात्र कोशिका अवरक्त, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के कारण होती है आनुवंशिक बीमारी, और मंद बुद्धि जो है से डाउन सिंड्रोम के ही कारण होती है। क्लियर है? अगला आपका क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या कि वर्णधाता, यानी वर्णधाता में, वर्णधाता होगा में रोगी नहीं पहचानता है, रोगी नहीं पहचानता है। वर्णधाता में रोगी जो होता है वो नहीं पहचानता है। किसको नहीं पहचानता है? लाल तथा पीला रंग को, लाल तथा यानी लाल तथा हरा रंग को, नीला तथा हरा रंग इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जाएगा बी, लाल तथा हरा रंग। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है बउआ, अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है जो है वो अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी आनुवंशिक बीमारी नहीं? आनुवंशिक बीमारी नहीं, आनुवंशिक बीमारी पूछा जा रहा है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, क्रेटिनिज्म और थैलासियम। तो आनुवंशिक बीमारी जो है वो क्रेटिनिज्म नहीं है, क्रेटिनिज्म नहीं है। हीमोफीलिया, सिस्टमेटिक या थैलासीमिया ये सारे जो है आनुवंशिक बीमारी है, लेकिन क्रेटिनिज्म आनुवंशिक बीमारी नहीं है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपका कैसा है डीएनए निम्न में से किसका आनुवंशिक पदार्थ है? डीएनए निम्न में से किसका आनुवंशिक पदार्थ है? टीएमबी बैक्टीरिया, उसका कहता है बैक्टीरियोफाइज, सी में कहता है ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, और डी में कहता है क्या? इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जाएगा बैक्टीरियोफेजी, है ना। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा नाइट्रोजीनस बेस डीएनए में नहीं होता है? डीएनए में नहीं होता है बुआ। अच्छा, आप जानते हैं कि जैसे डीएनए में नहीं होता है कौन सा? नाइट्रोजीनस बेस। नाइट्रोजीनस बेस जो होती है वो आपके यूरासिल में नहीं होती है, यूरासिल में नहीं होती है। क्लियर? अगला कहता है बी डीएनए के कारण, सॉरी बी डीएनए एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजीनस बेस के कितने परसेंट होते हैं? कितने परसेंट होते हैं बाबू? तो 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। अगला न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है किसके? न्यूक्लियोसाइड का।
किसके हैं? न्यूक्लियोसाइड का, न्यूक्लियोसाइड का, एमिनो अम्ल का और न्यूक्लियोप्रोटीन का, न्यूक्लियोप्रोटीन का, न्यूक्लियोटाइड का। किसका है? तो आंसर आपका ए नंबर जाएगा, न्यूक्लियोटाइड का। अगला क्वेश्चन आपका कहता है डिऑक्सी राइबोज, राइजो यानी राइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है पेंटोसेस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बाबू? पेंटोसेस कहा जाता है, पेंटोसेस कहा जाता है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा है? G बराबर T, C बराबर G, G बराबर C, A बराबर T, है ना। तो इसमें सही जोड़ा जो है से आपका G बराबर C है, G बराबर C है, G बराबर C है। क्लियर? अगला कहता है निम्नलिखित में से किस बंधन से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं? हाइड्रोजन, कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, सहसंयोजक, विद्युत संयोजी और इनमें से सभी। तो इसमें जो होती है वो सहसंयोजक होते हैं। कौन से होते हैं? सहसंयोजक। कौन से होते हैं? सहसंयोजक। अगला, डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया? किसने दिया? डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया? किसने दिया? तो इसका जो है से मॉरिस विल्किंस एवं जैसे रोजेनफील्ड, फ्रैंकलिन, चारगाफ, वाटसन एवं क्रिक हॉली, वाटसन एवं क्रिक हॉली। तो आंसर नंबर ए जाएगा। आंसर नंबर इसका क्या जाएगा? ए जाएगा। आंसर नंबर ए जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए थोड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। लग रहा है कि आप लोग को बोरिंग लग रहा है, तो क्या करिएगा, मैराथन चल रहा है बउआ, तो थोड़ा तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा आप लोग को। नहीं कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो इसमें ये देखिए समझाने का टाइम तो है नहीं अभी, जो हम आपको एक एक क्वेश्चन करके समझाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो जाएगा बाबू। अगर समझाने लगे तो लमसम हमारे अंदाज से 5-6 घंटा का वीडियो जाएगा, जो आप लोग को बोरिंग फील होगा। तो इसलिए बोरिंग फील ना हो आप लोग के लिए ये सूचना हमें जरूर पहुंचाना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप लोगों के बीच है, तो क्वेश्चन आंसर कराना जरूरी है। इसलिए हमने आपको ऐसा करके पढ़ा रहे हैं। हमें भी कोई अतिथि नहीं है जो हम आपको इस तरीके से पढ़ाए, लेकिन क्या करें, ऐसा ही सिचुएशन है जो कम टाइम है आप लोग को इस तरीके से है, और हम लोग का कम टाइम में एक प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट हुआ था। तो इसी जैसे वजह से हम लोग आपको सारे चीज नहीं पढ़ा पाए, जिसमें तो दिक्कत का तो थोड़ा सामना करना पड़ेगा। क्या कीजिएगा, थोड़ा कर लीजिए, उसके बाद दिक्कत नहीं होगा, कतई दिक्कत नहीं होगा। खाली बस इसको आप लोग क्या करें, समझ लें। क्वेश्चन आंसर आप लोग देख ले, यहां तक पहुंचना है तो आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि आप एग्जाम नजदीक है। पढ़ने और समझने और समझाने की टाइम नहीं है बउआ, समझने और समझाने की टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है। इसलिए अब सिर्फ रटने की टाइम है, रट लीजिए इसको। 170 क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, रट जाइए, एकदम रट जाइए, 170 रट जाइएगा। आप ढंग से देखिएगा तो 2 घंटा में क्वेश्चन आप रट जाइएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर कहता है यूरेसिल किससे संबंधित है? आरएनए से, डीएनए से, दोनों ए और बी से, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है से आपका यूरेसिल जो है से संबंधित जो है वो आपका आरएनए से है, आरएनए से है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 67 के बाद 68, निम्न में से कौन घुलनशील आरएनए है? निम्न में से कौन घुलनशील आरएनए है? तो एमआरएनए, आरएनए, सी, टीआरएनए। टीआरएनए पूरी तरीके से घुलनशील होती है ना। अगला एंटीकोडॉन्स किसमें पाया जाता है? एंटीकोडॉन्स जो है से आपका किसमें पाया जाता है? तो एमआरएनए में, टीआरएनए में, आरएनए में, और इनमें से कोई नहीं। तो टीआरएनए में, किसमें? टीआरएनए में एंटी जो है से कोडॉन्स पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकेंद्रिकियों में tRNA, sRNA एवं snRAN के अनुलेखन में इनमें से कौन जैसे अंतर्ग्रस्त है, इनमें से कौन अंतर्ग्रस्त है आपके? तो RNA पॉलीमेराज है ना। अगला कहता है RNA से जो DNA बनता है उसे क्या कहता है? RNA से जो DNA बनता है उसे cDNA कहता है। देखिए ना, RNA से जो DNA बनता है, DNA बनता है, DNA बनता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? इससे दोनों मिलकर के जो बनता है वो आपका क्या कहलाता है? cDNA कहलाता है। क्या कहलाता है? cDNA कहलाता है। क्लियर है? ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन, जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण जो है वो अनुवादन पर होता है। अनुवादन पर होता है, आपका DNA प्रतिकृति पर होता है, प्रतिलेखन पर होता है, A और B दोनों पर। तो इसमें आपके दोनों पे होंगे, प्रतिलेखन पर भी और अनुवादन पर भी होगा, है ना। अगला, निम्नलिखित में कौन DNA द्वारा RNA के निर्माण से संबंधित है? DNA से RNA संबंधित है आपके ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है ना। सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? सबसे अधिक और सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन से हैं? तो गुणसूत्र 1 एवं Y, गुणसूत्र 1 एवं Y है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो आनुवांशिक कूट में जैसे 64 कूट होते हैं। कितने होते हैं? 64। अगला कहता है इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है? इनमें से आपकी गलत जोड़ी बताए थे, ये जोड़ी हमने आपको बता दिया था, तो आप उसके माध्यम से देख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, 77 नंबर आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है, ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था जैकोब तथा मोनार्ड ने। अगला क्वेश्चन कहता है ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ओपेरॉन मॉडल जीन का रेगुलेशन मॉडल यानी जैसे करता है। निम्न में से कौन मोबाइल आनुवांशिक पदार्थ है? मोबाइल आनुवांशिक पदार्थ है ना। 79 नंबर मोबाइल और आनुवांशिक पदार्थ है, तो इसमें आपका ट्रांसपोजोन और जंपिंग जीन दोनों से है। क्लियर? अगला कहता है केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज किसने की थी या किनके द्वारा की गई थी? केंद्रक का है ना, तो ब्रिक्स के द्वारा की गई थी। अगला एकिडना है। एकिडना क्या है? तो योजक करी है। एकिडना एक क्या है? योजक करी है, जो दो को एक साथ क्या करती है? जोड़ने के काम करती है। दोनों को क्या करती है? जोड़ने का काम करती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, डोडो है। डोडो एक क्या है जी? डोडो आपका विलुप्त प्राणी है। डोडो एक क्या है? विलुप्त प्राणी है, जो खत्म हो जाता है वही क्या कहलाता है? आपका डोडो है ना। अगला, जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? रूपांतरित चट्टान, अज्ञान चट्टान, तलछटी चट्टान, इनमें से सभी। तो आप जानते हैं कि तलछटी चट्टान को ही जीवाश्म, जैसे जीवाश्म तलछटी चट्टान में जीवाश्म क्या किया जाता है? पाया जाता है। तो जीवाश्म किसमें सामान्यतः पाया जाता है? तो तलछटी चट्टान में। सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के पंख तथा व्हेल फ्लिपर अभिव्यक्त करते हैं। व्हेल फ्लिपर अभिव्यक्त करते हैं, क्या अभिव्यक्त करते हैं जी? तो समजात अंग। ये सब इन सब के जो है मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के पंख तथा व्हेल के फ्लिपर अभिव्यक्त करते हैं किस चीज का? समजात अंग का, है ना। ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका जाएगा। अगला क्वेश्चन, ट्राइटिकम एस्टिवम जो कि एक हेक्साप्लोइड गेहूं है उसमें होता है, उसमें क्या होता है जी? तो उसमें आपका जो है 42 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 42 गुणसूत्र। मनुष्य निम्नलिखित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य होता है? किस ऑर्डर तथा किस कुल का होता है? तो प्राइमेट्स तथा होमिनिडी के। मनुष्य जो है से
जैसे प्राइमेट्स और तथा होमिनिडी के ऑर्डर तथा कुल के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, डायनासोर है। डायनासोर एक क्या है जी? तो डायनासोर आपके एक जो है वो है विलुप्त सरीसृप है। देखिए ना, जीवित सरीसृप कहता है, आदिम सरीसृप कहता है, विलुप्त अभयचर कहता है। ये सरीसृप था और इस सरीसृप भी कैसा सरीसृप? विलुप्त, जो विलुप्त हो चुका है, जो विलुप्त हो सकता है। तो हाँ, डोडो के अंदर हम रख सकते हैं, जो विलुप्त हो चुका है प्राणी, है ना। अगला, प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई जाती है? प्रथम स्तनपायी जो है तो किस युग में दिखाई देती है? तो त्रियसिक में पाई जाती है। पीसीआर से किसकी जांच होती है बाबू? पीसीआर से जो है एचआईवी का जांच होता है। एचआईवी यौन से संबंधित होने वाली रोग है ना। निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी है? मम्स कौन सा है? कौन सा है? जा क्वेश्चन आपका जैसे चला गया जी। हाँ, ये क्वेश्चन था ना, पीसीआर किससे जो है पीसीआर से किसकी जांच होती है? पीसीआर से किसकी जांच होती है? तो पीसीआर से आपके जो है एचआईवी का जांच होता है, ये तो बता दिए। अगला क्वेश्चन आपका, विडॉल जांच से किसका पता चलता है? विडॉल जांच से किसका पता चलता है? तो क्या कहता है? एड्स का, मलेरिया का, टपेडिका का, टाइफाइड का। टपेडिका और टाइफाइड का। तो आपका जो है से किससे जांच चलता है जी पता? तो मलेरिया का, विडॉल से आपका मलेरिया का पता चलता है ना। अगला, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? जनित रोग है। कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा रोग, इनमें से सभी। तो इनमें जो है से आपका सभी है जो जीवाणु जनित रोग है, जो जीवाणुओं के द्वारा फैलता है ना। मलेरिया रोग उत्पन्न होता है नर, जैसे क्यूलेक्स, मादा एनोफिलीज, मादा एडिस, नर एनोफिलीज। तो बताए आप लोग किससे होता है जी? मादा एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया उत्पन्न होती है। यौन संचरित रोग, खसरा, टीबी, गोनोरिया, टाइफाइड। अच्छा बताइए, यौन से संबंधित होने वाले रोग कौन से हैं? तो यौन से संबंधित होने वाले रोग आपके कौन से हैं? गोनोरिया है। खसरा, टीबी, टाइफाइड ये अलग हो गया। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? कुष्ठ रोग आपके जो है वो किसके कारण होता है बाबू? तो कुष्ठ रोग आपके माइकोबैक्टीरियम के द्वारा होता है। माइकोबैक्टीरियम के द्वारा होता है कुष्ठ रोग, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ये जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 96, मनुष्य में दाद की बीमारी होती है। अच्छा, दाद खुजली बताए थे किसके कारण होती है ना। ये सभी जो है से हम समझाएं क्वेश्चन के, जब भी ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं तो ये सब जो कुछ ऐसे क्वेश्चन पॉइंट हैं जिनको हम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिए हैं, है ना, एक एक करके एक्सप्लेन किए हुए हैं। लेकिन इसमें टाइम नहीं मिल रहा है बाबू, क्योंकि टाइम ज्यादा चला जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। इसलिए हम शॉर्टकट में करने का काम कर रहे हैं। मनुष्य में दाद की बीमारी होती है जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, विषाणु द्वारा, कृमि द्वारा। तो किसके द्वारा होता है बाबू? कवक के द्वारा होता है ना। भोजन की विषाक्त किनके कारण होती है? भोजन में विषाक्त, जो भोजन खराब हो जाता है ना, जैसे कि महक जाना, बदबू करना, ये भोजन में विषाक्त जो होता है वो किसके द्वारा कर रहा है? तो ये आपको लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। लैक्टोबैसिलस की मात्रा यानी अम्लता की मात्रा उसमें अधिक हो जाती है। अम्लता की मात्रा अधिक होने से भोजन आपका क्या होता है? विषाक्त होता है, या अम्लता या क्षारीय की मात्रा, है ना। निम्नलिखित में से कौन यौन संचरित रोग है? तो आपको बताए थे यौन संचरित रोग कौन है, आप देख लीजिएगा। अगला, ऐसे पदार्थ जिनके प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें जो है एंटीजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? एंटीजन। एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में है वो क्या है? एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में है वो है ग्लाइकोप्रोटीन। क्या है वो? ग्लाइकोप्रोटीन है। अगला क्वेश्चन, रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन कहलाता है। क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है?
इसका जो है से क्रिया का अध्ययन आपका जैसे सेरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरोलॉजी। एचआईवी निम्न में से, एचआईवी निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो टी हेल्पर कोशिका पर एचआईवी जो है क्या करता है? आक्रमण करता है। टी हेल्पर कोशिका पर बताए थे, टी हेल्पर कोशिका के बारे में। रिट्रो विषाणु निम्नलिखित किस बीमारी का रोग जनक है? रिट्रो विषाणु, रिट्रो विषाणु जो है आपका फाइलेरिया का है, फाइलेरिया का है। फाइलेरिया निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रॉम में होती है? किसकी प्रचुरता जो होती है कोलेस्ट्रॉम में होती है? तो आईजीए के, है ना। अगला, कैंसर किस कारण से होता है? जीवाणु द्वारा, ऑनेक्जिन्स के द्वारा, ए और बी दो इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो है जो जीवाणु जो यानी कैंसर जो होता है वो ऑन्कोजीनस के द्वारा होता है, ऑन्कोजीनस के द्वारा। ऑन्कोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? ऑन्कोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? तो कैंसर के लिए उत्तरदायी है ना। अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है बाबू, अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? फेफड़ा, यकृत, स्लीपर यानी स्प्लीन, स्प्लीन, अमाशय। तो आप जानते हैं कि अधिक अल्कोहल लेने से जैसे यकृत यानी लीवर पर डिफेक्ट ज्यादा पड़ता है ना। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। हम स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। हर साल 7 वर्ष को यानी 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व। डायएसिटिल मार्फिन क्या है? डायएसिटिल मार्फिन जो है से आपका जो है हेरोइन है। क्या है? हेरोइन है। अगला, निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, कार्बनिक खेती, है ना। तो कौन सा नहीं है जी? तो कार्बनिक खेती नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका, शहद का निर्माण कौन करती है? नर मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी, यानी कार्यत मधुमक्खी, ए और बी। तो मधुमक्खी जो है वो कार्यत मधुमक्खी होते हैं जो शहद का क्या करती है? निर्माण करती है। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? अस्मट, हैजा, ए और बी दोनों, रानीखेत, है ना। कौन से होते हैं? तो रानीखेत जो होते हैं वो मुर्गियों में पाए जाते हैं, मुर्गियों में से होने वाली बीमारी है। कुक्कुट यानी कुक्कुट चेचक का क्या कारण है? कुक्कुट चेचक का क्या कारण है? जीवाणु, क्या है? जीवाणु। उसके बाद बाह्य परजीवी, विषाणु, अंत परजीवी। कुक्कुट चेचक, चेचक जो है एक विषाणु द्वारा फैलता है ना, वायरस के माध्यम से क्या करता है? फैलता है। कल्याण सोना किसका किस्म है? गेहूं का प्रोन्नत किस्म सोना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, कल्याण सोना जो है गेहूं का प्रोन्नत किस्म है, गेहूं का सबसे अधिक उगाई जाने वाली ये क्या है? किस्म है ना। गोल्डन राइस में पाए जाता है विटामिन बी12, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। तो कौन सा? विटामिन ए है। अगला क्वेश्चन, रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है जी? तो रेशम के धागे में फिब्रोइन है, फिब्रोइन प्रोटीन होता है। प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? क्लेनिंग, सोमाक्लोनन, टोटिपोटेनिस, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो टोटिपोटेनिस है ना। अगला कहता है सूक्ष्म प्रजनन में कारण यानी सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है। क्या कराया जाता है? सूक्ष्म प्रजनन में आपका क्या करवाया जाता है? समान आनुवांशिक गुणों वाले पौधों का और उसके बाद लैंगिक प्रजनन दोनों करवाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पे कौन जाएगा? डी जाएगा। अगला, निषेचन, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा होता है? ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग। उसके बाद जैसे आपका प्रत्यारोपण, कायिक प्रवर्धन, ए और बी दो। तो आप बताए थे कि बिना निषेचन के पौधा, तो बिना निषेचन जिसमें एक ही प्रकार की कोशिका पाई जाएगी उसी में बिना निषेचन होगा, यानी अलैंगिक जनन में हो सकता है। तो अलैंगिक जनन का इसमें प्रकार है कायिक प्रवर्धन। तो कायिक परिवर्धन में आपका बिना जो है निषेचन के पौधे को उत्पादन किया जाता है।
इसमें कोई निषेचित नहीं होती है। अगला, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? जीवाणु, लैक्टोबैसिलस, विषाणु, यीस्ट। तो इडली और डोसा का जो बनता है वो जीवाणु के जो सूक्ष्मजीव होते हैं इन्हीं के माध्यम से जैसे क्या होते हैं, बनते हैं। अगला, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस का, है ना। अगला, पाश्चराइजेशन में गर्म करते हैं केवल दूध को, किसी भी तरल पदार्थ को, किसी भी तरल को 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस पर, इनमें से कोई नहीं। तो सी आंसर जाएगा, किसी भी को 70 डिग्री सेल्सियस पर। ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम इन्वर्टेज, लाइपेज, जाइमेज और डायस्टेज तो क्या कहलाता है? जाइमेज कहलाता है। अगला, बायोगैस में होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2 हाइड्रोजन, CH4 अमोनिया, इनमें से सभी। तो बायोगैस किस में होता है जी? तो बायोगैस जो होता है वो सभी में उत्पन्न होते हैं, है ना। अगला, इनमें से कौन एक जैव खाद नहीं है? तो अजोटेबैक्टर, है ना, जो नहीं है आपके। तो बेसिलस थुरिनजिएंसिस, ये बी नंबर आपका ऑप्शन है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है कीटनाशक, जैविक खाद, यीस्ट, इनमें से सभी। अच्छा, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कीटनाशक भी होते हैं, नहीं, जैविक खाद भी होते हैं, यीस्ट भी होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा? डी जाएगा। 26, दलहनी पौधे के जड़ पिंड में कौन जीवाणु पाया जाता है? दलहनी में तो राइजोबियम पाया जाता है। नील हरित शैवाल किस खेती के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? तो चावल, नील हरित शैवाल चावल है। अगला कह रहा है इक्को आरआई एंजाइम का स्रोत है। इक्को आरआई एंजाइम का स्रोत है ई कोली है, ई कोली। अगला, GAATC किस प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज का अभिज्ञान स्थान है? इक्को आर। अगला, TI प्लाज्म किसमें पाया जाता है? TI प्लाज्म किसमें पाया जाता है बाबू? तो TI प्लाज्म जो है वो ई कोलाई में पाया जाता है। अगला, निम्नलिखित में कौन RDT है ना, कौन RDT का साधन नहीं है? तो एंट्रॉन्स का साधन नहीं है। कौन सा संवाहक DNA के छोटे खंड का जैसे क्लोनिंग कर सकता है? तो कौन सा कर सकता है जी? तो इसमें आ जाएगा आपका प्लाज्मिड आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? प्लाज्मिड। अगला, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों को प्रयुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? संचय योग्य वर्णक के रूप में। अगला, किस पीएच पर बेसिलस थुरिनजिएंसिस के द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है? तो आपका क्षारीय पीएच के माध्यम से। अगला, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है बाबू? उत्पादक निर्माण करता है ना। उसके बाद, ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? PCR का। DNA के पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम से संसाधित करते हैं? तो काइटिनेज। क्राइजीन बाल कृमि से किस फसल को बचाता है? बाल कृमि से किस जैसे फसल को बचाया जाता है? तो कवक को। अगला, सुनहरा धान ऐसा चावल है जो समृद्ध है। किसके? बीटा
कैरोटीन में, बीटा कैरोटीन में, है ना। फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है? फ्लेवर सेवर इनमें से आपके जो है से वो है पारजीवी टमाटर है। क्या है? पारजीवी टमाटर। जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? यानी जल धारण क्षमता इनमें से आपका मृदा का यानी मिट्टी का है। किसका है? मिट्टी का। मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है। मरुस्थलीय अनुकूलन का जो है से उदाहरण है क्या? ए और बी दोनों है आपका, अगेन और नागफनी, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है? वैज्ञानिक अध्ययन को क्या करता है? दर्शाता है। तो जनसांख्यिकी, है ना, जनसांख्यिकी जैसे दर्शाता है। इनमें से कौन पौधा जलवृद्धि है? सिंघाड़ा, नागफनी, शीशम, एकेसिया। तो सिंघाड़ा आपका वो सिंघाड़ा जो तेल में छनाता है वो नहीं, जो पानी में होने वाला जो पौधा है वो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपघटक है? कवक एवं शैवाल, कवक एवं विषाणु, कवक एवं विषाणु, कवक एवं जीवाणु, जीवाणु एवं विषाणु। तो कवक एवं जीवाणु। अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है क्या? अपघटक कैसे होता है? स्वपोषक, आर्गेनोटेप्स, परपोषक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो परपोषक के माध्यम से। अपघटक कैसे होता है? तो परपोषक के माध्यम से होता है ना। अगला, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला नहीं है? आहार श्रृंखला, श्रृंखला नहीं है। श्रृंखला ऐसे होगा, श्रृंखला, है ना। आहार श्रृंखला सही है। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? घास, गेहूं और आम, घास, गेहूं और आम, है ना। घास, बकरी और शेर, बकरी, गाय और घास, घास, मछली और बकरी। देखिए ना, घास, गेहूं और आम अलग हो गया, घास, बकरी और शेर ये भी अलग हो गया। देखिए, घास, बकरी, बकरी को शेर, सही लग रहा है लेकिन अलग है। बकरी, गाय और घास, ये तीनों एक ही चीज खाते हैं। बकरी, गाय दोनों एक ही चीज खाते हैं, क्या? घास खाते हैं, है ना। लेकिन शेर और बकरी घास नहीं खाते हैं, एक कंडीशन है। बकरी, मछली घास नहीं खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं, एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं उत्पादक। क्या होते हैं? उत्पादक। अगला, कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? कभी भी उल्टा नहीं होता है ऊर्जा का। कह रहा है कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड उल्टा नहीं होता है ना। लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी है? अग्रणी है ना। लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी है? तो लाइकेन जो है से आपके जो है से बी और सी दोनों में आएंगे, मतलब सेल क्रमक और मरुक्रमक दोनों में है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है 3 दिसंबर को मनाया जाता है। संरक्षण, रॉबर्ट मे के अनुसार विश्व जातीय विविधता कितनी है? विश्व जातीय विविधता कितनी है? रॉबर्ट के अनुसार विश्व जातीय जैसे विविधता जातीय विविधता कितनी है आपके बाबू? तो जातीय विविधता 7 मिलियन है रॉबर्ट मे के अनुसार, है ना। अगला, भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत है? तो भारत की जैव विविधता जो है विश्व का 8.1% है ना। अगला, गैंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? गैंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो असम में। किसमें है? असम में। निम्नलिखित में बाह्य स्थानीय संरक्षण का उत्पादन कौन है? बाह्य संरक्षण का उत्पादन कौन है आपके? तो बीज बैंक है। कौन है? बीज बैंक। गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है। गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है आपके सिंह के लिए। राष्ट्रीय उद्यान जो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो शेरों के लिए है। अगला, निम्नलिखित में से कौन कालीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित नहीं है? कालीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित नहीं है। गैंडा, कौन सा? गैंडा। भारत में संरक्षित जैवमंडल कितने हैं? संरक्षित जैवमंडल पूछ रहे हैं, 18 हैं। कितने हैं? 18। SO2 प्रदूषण का सूचक है। SO2 प्रदूषण का सूचक है, कौन सा है? लाइकेन है बाबू। कौन सा है? लाइकेन। लाइकेन सूचक है। लाइकेन सूचक है।
SO2 प्रदूषक का SO2 यानी सॉरी CO2 प्रदूषक का, SO2 प्रदूषक का, CO प्रदूषक का और जल प्रदूषक का। तो लाइकेन सूचक जो है वो लाइकेन सूचक है आपके किसके, SO2 का, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है, वायु का, मृदा का, जल का, वायु तथा जल का, वायु तथा जल का। तो वायु का है, यह हवा में फैल करके कार्बन मोनोऑक्साइड जो बहुत ही जैसे आपका दूषित है। अम्लीय वर्षा में पीएच कितना होता है, 7 होता है, यानी 6 होता है, 5 होता है, 4 होता है। पहले तो ये समझिए कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है बउआ, पीएच मान 4 होता है। कितना होता है, 4। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवस्थित कीटनाशक है, व्यवस्थित कीटनाशक है, व्यवस्थित कीटनाशक आपका फुराडेन है, फुराडेन। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मीथेन है, फ्लोरोकार्बन है, कार्बन, है ना। अगला क्वेश्चन आपका 166वां नंबर क्वेश्चन का आता है, इनमें कौन ग्रीन हाउस गैस है, तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये बताएं तो इसमें आपका डी जाएगा, सब है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किनके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है, सर्वाधिक सौर ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है सबसे अधिक। तो फसल लगा करके जैसे सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है ना। अगला, चिपको आंदोलन संबंधित है वृक्ष लगाने से। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, वृक्ष लगाने से। मनुष्य द्वारा वृक्षों का कटाव यानी कटाकर गिराए जाने से, तंबाकू छोड़ने से, इनमें से सभी। तो ये तो नहीं होगा। चिपको आंदोलन वृक्ष को काटने से था, वृक्ष के काटने से, जो आपके हिस्ट्री में जो है आपको दिया गया था, 10th के हिस्ट्री में चिपको आंदोलन के बारे में बताया गया था, है ना। तो ये आपके 168 क्वेश्चन इतना तक के थे, जिसमें हमने इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सारे इंपॉर्टेंट है बाबू, एक पर भी बता रहे हैं। और ये क्वेश्चन आप लोग जरूर से जरूर पूरी तरीके से देख ले, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और अच्छी है ना। बाद बाकी आपकी मर्जी है कि आपको किस तरीके से आप हैंडल करते हैं। आप देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा, नहीं देखेंगे तो उससे भी ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि एग्जाम में जब पूछा जाएगा और नहीं बना कहिएगा तो मजा आएगा। तो वीडियो बाद में दिखिएगा तो कहिएगा अरे वही क्वेश्चन पूछ दिया। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि ये सारे हैं। हमने आपको इसलिए नहीं समझा पाए क्योंकि वीडियो लंबा जा सकता था तो प्रॉब्लम हो सकता था, है ना, इसलिए ज्यादा नहीं हम समझा पाए। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आप लोग के बीच लाना था कि किस तरीके से लाएं और आप लोग को किस तरीके से पहुंचाए। तो ये सबसे ज्यादा हमारा पर्पस था कि इस क्वेश्चन को आप लोगों के बीच लाना हमारा पर्पस था, है ना। और हमने आप लोग के बीच लाया। तो चलिए आप लोग इसको फुली एंजॉय में आप लोग क्या करें, देखें और याद कर ले, रट ले। एग्जाम से यही 100% यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, है ना। चलिए ठीक है, आज भर के लिए इतना ही।